नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। आज बात करेंगे शिक्षा स्वास्थ्य का धंधा, कानून क्यों है अंधा। विकसित होने की तरफ बढ़ रहे भारत की सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा है और स्वास्थ्य भी है। मोहन भागवत जी ने इंदौर में जब इन दोनों क्षेत्रों में व्यापक भेदभाव का विषय उठाया तो ये चुनौती और ज्यादा प्रमुखता से उभर कर सामने आ गई। शिक्षा की बात करें तो इस देश के बच्चों और नौजवानों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा नहीं मिल पाती। इसलिए कई प्रतिभाएं कुछ कर दिखाने से पहले ही भीड़ में खो जाती हैं। यही हाल स्वास्थ्य का भी है। बीमार पड़ने पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उसी को मिल पाती हैं जिसकी जेब में पैसा है। गरीब लोग तो गांव में सस्ता इलाज करवाते हैं और कई बार मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। आज भी भारत में कई इलाके ऐसे हैं जहां से गर्भवती महिलाओं को खाट पर बिठाकर लाना पड़ता है, क्योंकि वहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, सड़क भी नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में यह भेदभाव आखिर कब तक चलेगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के व्यावसायीकरण पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इन दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम लोगों को सहज, सुलभ, सस्ती और सहृदय सुविधाएं उपलब्ध कराना समय की जरूरत है। भागवत इंदौर में कैंसर मरीजों के किफायती इलाज के लिए बने माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। मोहन भागवत ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा की सारी योजनाएं आज समाज के हर व्यक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि दोनों क्षेत्रों की अच्छी सुविधाएं आम आदमी की पहुंच और आर्थिक सामर्थ्य के दायरे से बाहर है। भागवत ने कहा, पहले स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में सेवा की भावना से काम किए जाते थे, लेकिन अब इन्हें भी कमर्शियल बना दिया गया है। संघ प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि जनता को कमर्शियल और शिक्षा के क्षेत्रों में सहज, सुलभ, सस्ती और सहृदय सुविधाएं मुहैया कराया जाना वक्त की मांग है और ये सुविधाएं अधिक से अधिक स्थानों पर होनी चाहिए। भागवत ने कहा कि व्यावसायीकरण के कारण इन सुविधाओं का केंद्रीकरण भी हो जाता है। संघ प्रमुख ने चिंता जताई कि यह कॉर्पोरेट का जमाना है तो शिक्षा सुविधाओं का हब बन जाता है। निश्चित रूप से यह चिंता बड़ी व्यापक है और आज के जमाने में यह हर व्यक्ति के सरोकार का विषय है। गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य एक सपना ही है और इसका सबसे बड़ा कारण व्यावसायिकता है, क्योंकि व्यावसायिकता में करुणा, संवेदना और सरोकार का कोई अर्थ नहीं होता। मुनाफा सबसे बड़ा धर्म होता है और जिस व्यक्ति की जेब में पैसा होता है वह सर्वश्रेष्ठ हासिल करना चाहता है। जब शिक्षा और स्वास्थ्य बाजार के नियामकों के हाथों में हो तब मानवता और सामाजिक सरोकार की बात बेमानी हो जाती है। मोहन भागवत ने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया है, लेकिन शिक्षा में व्यावसायिकता का समाधान कैसे होगा, यह बुनियादी प्रश्न है। शिक्षा और स्वास्थ्य को अहम माना गया है, लेकिन इसे महत्वता कितनी दी जाती है? आप और हम सभी जानते हैं कि राजनेता नेता कितनी भी बातें कर ले, लेकिन जब इन पर पड़ती है तो इनमें से सिर्फ 1% होंगे जो सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख करते हों या उनके बच्चों के लिए वो सरकारी स्कूलों की तरफ रुख करते हों। सभी विदेश जाते हैं या बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में जाकर ही इलाज कराते हैं। तो ये तो स्थिति है देश में शिक्षा की। और आज के इस दौर में जब हमें देश में हम विकसित भारत कह रहे हैं, लेकिन क्या हम आगे के लिए इस पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं? कई लोगों से पूछे तो जवाब तो ना में मिलता है। तो फिर क्या जो इनके पास पैसा है उन्हीं का बच्चा अच्छा पढ़ सकता है? हाँ, एक ये बात ये भी है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो आज IAS IPS हैं वो ग्रामीण अंचलों से आए हैं। वो स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ने वाले बच्चों में से कर दिखाने वालों में जज्बा होता है तो वो कर भी जाते हैं, लेकिन क्यों वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़कर आगे बढ़े? उन्हें भी तो अधिकार है अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए, अच्छी सड़क के लिए। और जब स्वास्थ्य की बात आती है तो एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाती वहां तक, खाट पर लेकर आ रहे हैं, चाहे गर्भवती हो चाहे बुजुर्ग हो। इसलिए तो देश में हम सरकारों को नहीं चुनते। और जब ये व्यवस्था है आज के इस दौर में 2025 में जब है तो फिर क्या ही कीजिएगा? सरकारें आई चली गई, सबने अपने अपने वादे किए, जो कर सके, नहीं कर सके तो कभी नहीं हुआ। आइए, हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं।
डॉक्टर जवाहर सूर्य शेट्टी साहब शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। डॉक्टर जेपी पालीवाल चिकित्सक है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जल्द ही जुड़ेंगे, उनका भी हम वेलकम करेंगे। रूपाली जैन समाज सेवी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दोनों ही पहलू हैं रूपाली जी, शिक्षा स्वास्थ्य अपनी अपनी जगह पर दोनों ही महत्वपूर्ण है। मैं अगर शिक्षा की बात करूं तो जैसे कि मैंने जिक्र किया, हर बच्चे का अधिकार है उसे अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन क्या ये हो पा रहा है? जवाब आप कहेंगी कि सरकारी स्कूलों की तरफ हम उठाकर देखिए तो नाम में ही जवाब मिलेगा। प्राइवेट स्कूलों में भी जितना जेब में आपके पैसा उतनी अच्छी सुविधा, लेकिन ये तो हमारा संविधान नहीं कहता। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो हमने इन सरकारों को चुना क्यों है? अच्छी शिक्षा सुविधा देने के लिए। लेकिन अंततः फिर जब एंड होगा तो प्रदर्शन पर आ जाएगी जनता, और फिर वही 5 साल तक जवाब मांगेगी, और उसके बाद फिर कोई नया आ जाएगा, फिर उससे जवाब मांगेगी। क्या इंसानियत यहीं तक सीमित हो गई है? क्या हमारे आपसे किए जाने वाले प्रॉमिस या वादे सिर्फ ये कागजों में ही सिमट जाते हैं? जमीन पर जब हम देखते हैं कि एक प्रसूता जिससे अधिकार है कि उससे अच्छी सेहत मिले, सिर्फ दवाइयां, गोलियां, आयरन की, विटामिन की आप दे देंगे उतना भरी नहीं है, एक पोषण आहार के लिए एक पैकेट दे देंगे उतना ही भर नहीं है, उसे अच्छे डॉक्टर की, अच्छे हॉस्पिटल की सुविधा मिले। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्यों? हमारा गरीब लोगों का अधिकार नहीं है इन सब चीजों पे? कहिए तो हाँ, लेकिन फिर देने वाला कौन है? वादे सिर्फ मिलते हैं, खाली हाथ बैठते हैं। रूपाली जी जी बिल्कुल सही बात कही है। जो संघ प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो चिंता जताई है, निसंदेह ये चिंता का विषय है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य में आज केंद्रीकरण या कह लो व्यवसायीकरण हुआ है, एक बहुत ही गहरी खाई पैदा कर रहा है। अब हम पहले बात करें अगर शिक्षा की, तो जैसे भारत में जो उच्च शिक्षा है, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो या इंजीनियरिंग हो, इसमें प्रवेश के लिए एक समानांतर कोचिंग इंडस्ट्री ऐसी खड़ी हो गई है कि जो औपचारिक स्कूली शिक्षा है उसको तो लगभग अप्रासंगिक ही बना दिया है। लाखों में फीस, और उसके साथ एक आम या गरीब परिवार तो मतलब वहन ही नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो हमारे पास में राजस्थान का कोटा शहर है, जहाँ देश भर में से बच्चे आते हैं, लेकिन केवल वही जिनके परिवार सालाना 2 से 5 लाख सिर्फ शिक्षा, कोचिंग या रहने के पर खर्च कर सकते हैं, सिर्फ वही लोग आते हैं। गांव या छोटे शहर का कोई बेहद प्रतिभाशाली बच्चा भी है तो आप मान लीजिए कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो इस दौड़ में शामिल होने से पहले ही बाहर हो जाता है। कहीं ना कहीं ये प्रतिभा का सबसे बड़ा नुकसान है। फिर दूसरी बात अगर हम करें कि शिक्षा में हमको स्पष्ट विभाजन देखने को मिल रहा है। निजी और सरकारी स्कूलों के बीच की जो खाई है वो बहुत बड़ी है। जिनके पास पैसा है वे अपने बच्चों को बहुत ही महंगे निजी स्कूलों में भेज रहे हैं, यह मानते हुए कि वहां बेहतर शिक्षा मिलेगी। अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि गरीब और निम्न मध्यम वर्ग का बच्चा सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर है, जहां अक्सर या तो शिक्षकों की कमी है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो इतना जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी की कमी है। ऐसी कई समस्याएं हैं जहां पर बच्चे, गरीब वर्ग के बच्चे जो है वो आगे आ ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स की रिपोर्टेड लगातार देखते हैं तो उसमें हमको समझ में आ रहा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के सीखने का जो स्तर है वो बेहद ही चिंताजनक है। निसंदेह हमें इस पर बहुत ही वर्क करने की आवश्यकता है। कई बार हम देखते हैं कि 5वीं कक्षा का अगर बच्चा है तो आप उसको सेकंड क्लास की किताब को भी दे देंगे, वो ठीक से नहीं पढ़ पाएगा। तो ये दिखाता है कि शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन शिक्षा का अधिकार है वो अभी भी दूर की कोड़ी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल रूपाली जी, समस्याएं तो हैं जिनको लेकर हम जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है? मोहन भागवत जी चिंता जता रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन इसका हल क्या है? कौन आवाज उठाएगा, कौन लड़ेगा इन चीजों के लिए? आप समाज सेवी हैं, और फिर जब जिम्मेदारियों की बात आती है तो जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। बिल्कुल, डेफिनेटली सभी को एकजुट होकर इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सिर्फ चैनल पर बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ पेपर में बात नहीं कर सकते हैं। हम सब आपस में बैठकर किसी नुक्कड़ पर, किसी चौराहा पर, किसी चौपाल पर बैठकर बात नहीं कर सकते हैं। आवाज उठाने के साथ साथ हमें अपने जो भी आइडियाज हैं उनको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना ही होगा। बुनियादी सवाल पर हम जाए तो सबसे पहले सवाल तो यही होगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को सेवा माना जाता है, और इसको हमने कमर्शियल बनाने तक का सफर ऐसा तय किया है कि इसके पीछे जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो कब जागेंगे। ये सही है कि कई बार ऐसी स्थितियों में हमने देखा है कि आपदा में अवसर ढूंढने का काम लोगों ने किया, और कोरोना के समय पर भी कुछ इस तरह की खबरें सामने आई थी,
रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन या इन सब चीजों को लेकर। आइए सूर्य साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य साहब, शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता, इन तमाम चीजों को लेकर हमने कई बार चर्चाएं की हैं, अलग अलग पहलुओं पर आपसे मैं जुड़ी हूं, हमने बात की है। लेकिन जब व्यवसायीकरण की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए, आप अच्छे स्कूलों में भेजिए। अच्छे स्कूलों में मतलब उनके हिसाब से चलिए, किताबें चाहिए या उनको जो भी चाहिए वो आपको उनको अवेलेबल कराना होगा। फिर तरह तरह के उनके अलग अलग फंक्शंस। अगर आप प्राइवेट स्कूल, एक गरीब परिवार अगर रुक करता है तो उसका जितना वो कमाता है उससे डबल तो उसे प्राइवेट स्कूलों में फीसों पर देना पड़ रहा है। और आज जब हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, दिल्ली के स्कूलों को लेकर जब अरविंद केजरीवाल जी सीएम थे, बहुत ज्यादा बताया गया था कि वहाँ के स्कूल ऐसे हो गए हैं, वहाँ पे शिक्षा स्मार्ट क्लास वगैरह वगैरह। जब दिल्ली में हो सकता है तो बाकी स्कूलों में क्यों नहीं हो सकता? अभी हाल ही में अलग अलग यूपी की मैं बात करूं, मर्ज करने की स्कूल की जब बात आई थी तो लोगों ने अपनी अपनी राय रखी थी कि स्कूल दूर पड़ जाएगा, बच्चा का ड्रॉप आउट वैसे ही हो रहा है। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें सुधारने की भी कोशिश यूपी गवर्नमेंट ने की थी। आप क्या एडवाइस देंगे आखिर कैसे, जो क्योंकि व्यवसायीकरण तो एक है जो प्राइवेट स्कूलों में चल रहा है, गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा नहीं सकता और जो अमीर है वो तो आप सब चीजें कर ही लेते हैं। लेकिन क्या होगा आगे, क्या होगा आपको क्या लगता है? मोहन भागवत जी ने जो कहा वो तो जमीन पर सही है, लेकिन उसका हल क्या है? हाँ, तो इसका हल जो है, ये मुझे लगता है, क्योंकि हल की बात कर रहे हैं तो अच्छा है। देखिए, दो तरह की चीजें हैं, एक तो शासकीय स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में भी जिस तरह से आप बोल रही हैं कि बहुत पैसा लेते होंगे, हाँ, और व्यवसाय भी करते होंगे वो, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ग्रामीण अंचलों में प्राइवेट स्कूलों का है जो 300 रुपए महीने के लेते हैं, और ये बहुत बड़ा तबका है। यानी अगर 15% बड़े निजी स्कूल हैं तो प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो छोटे हैं, और बहुत हैं जो कुछ काम कर रहे हैं। तो उनको हम इसमें ना लेकर, क्योंकि कहीं शिक्षक की कमी है अगर शासकीय स्कूल में, और गरीब आदमी कहीं जाना चाहता है तो वो 300 रुपए स्कूल में चला जाता है, तो वो भी काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन ये दिखता है मैम कि 2.5% से 3% तक हमारे जीडीपी का बजट है शिक्षा का जी। हाँ, वो उतने में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसमें से 70-80% तनख्वाहों में चला जाता है, जो हर साल उसकी वृद्धि भी होती है, उतनी बजट में वृद्धि नहीं होती। तो नवाचार करने के लिए या शिक्षकों को बढ़ाने के लिए जो बाकी पैसा है वो पर्याप्त नहीं होता, और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि 6% जीडीपी तक का हमको प्रावधान करना चाहिए। सबसे बड़ा विकल्प यही है अगर शासकीय शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है। टीचरों की कमी है, लेकिन टीचरों की क्वालिटी शासकीय स्कूलों में सबसे बेहतर है, हाँ, लेकिन कम है वो, और उन्हीं को हम कोशिश करते हैं प्राइवेट स्कूलों में लाने के लिए, शासकीय शिक्षकों को, लेकिन नहीं ला पाते क्योंकि वो स्थिरता चाहते हैं। तो शिक्षकों की कमी जरूर है, लेकिन क्वालिटी कम नहीं है शासकीय स्कूलों में। अधोसंरचना की कमी है, उसके लिए वो 6% की मांग की गई है। ये सबसे बड़ा सोल्यूशन एक ये हो सकता है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि मान लीजिए ग्रामीण अंचल में एक प्राइवेट स्कूल है या बड़े शहरों में प्राइवेट स्कूल है, उसके इर्द गिर्द के 5-6 स्कूल जो हैं जिनके पास अधोसंरचना, टीचरों की कमी है, उसको हाथ पकड़ के चलाना होगा इस प्राइवेट स्कूल को, जो होता नहीं है। यानी इंग्लिश टीचर की कमी है गवर्नमेंट स्कूल में, उन 5 में, तो प्राइवेट स्कूल 1-8 घंटे के लिए हर स्कूल में भेजे, उनके स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स यूज करने दें इन लोगों को। तो इस तरह के का प्रावधान है, अक्षरशः अगर इसका पालन किया जाए तो वो एक बेहतर सोल्यूशन है। 300 रुपए छोड़िए सर, स्कूल जाते बच्चे इसलिए ताकि वो मिड डे मील एक टाइम का भोजन खा सके, ये भी हकीकत है सूर्य साहब। और जब मैं ग्रामीण अंचलों के स्कूलों को देखती हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ समय बाहर थी तो मैंने इन चीजों को देखा, वहां पर प्राइवेट स्कूलों की बात करें आप, कुछ जगहों पर मैंने प्राइवेट स्कूलों में 12th क्लास पास टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा है। क्या पढ़ाएंगे ये टीचर्स जो 12th पास आउट है? प्राइवेट स्कूल की बात कर रही हूँ मैं। तो ये तो स्थिति है। खैर, क्योंकि अब हम हेल्थ को लेकर भी हम चर्चा कर ही रहे हैं, डॉक्टर जेपी पालीवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पालीवाल, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका नादी टीवी पर। डॉक्टर साहब, मोहन भागवत साहब ने दोनों ही चीजों पर चिंता जताई, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों ही हमें हमारा संविधान, देश का संविधान अधिकार देता है, लेकिन दोनों ही स्थिति में, अगर मैं देसी भाषा में बोलूं, मट्टी पली थी। तो स्थिति ये है। और अब जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो व्यवसायीकरण से इसको जोड़कर मोहन साहब ने जो बताया, ये तो सच्चाई है। जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में भी अपने दर्शकों के सामने जिक्र किया कि हमने कोरोना के समय भी इन सब चीजों को देखा है। और आप एज अ डॉक्टर, आप क्या कमियां देखते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल्स में दिखाई देती हैं जो सबको दिखती हैं, लेकिन
आप अपने नजरिए से देखते हैं तो आप क्या बताएंगे कि वहां पर क्या क्या चीजें मुख्यतः होनी चाहिए? बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों के साथ साथ इन दोनों बुद्धिजीवियों का भी स्वागत करता हूं जिन्होंने शिक्षा के बारे में जो चिंता व्यक्त की वो प्रशंसा वाली है। जी। अब मामला आता है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के मामले में यदि मोहन भागवत जी जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति ने जो आरएसएस की राष्ट्रीय धरोहर होकर राष्ट्र और समाज को समर्पित क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों में मानता हूं उनको मैं, यदि उन्होंने इस तरह की कोई चिंता व्यक्त की तो निश्चित तौर पर वो सार्थक है, तथ्यपरक है, और वो चिंता राष्ट्रहित के होने के साथ साथ आज की चिंता ही नहीं है, समाज की पीड़ा भी है। संक्षिप्त में आपको मैं कहना चाहूंगा कि जब मैंने आज से 35-40 वर्ष पहले एमबीबीएस और एमएस किया था तो मेरी डिग्री पर टोटल उस जमाने में शासकीय मेडिकल कॉलेज में जब मैं पढ़ाई की थी तो टोटल मेरी 7-8 साल की जो फीस लगी थी वो मात्र करीबन 1 से 1.25 लाख रुपए के बीच में लगी थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि आज की तारीख में एक एमबीबीएस डॉक्टर यदि बनता है तो निजी मेडिकल कॉलेज में उसका जो फीस और बाकी जो खर्च होते हैं मोटे तौर पर 1.25 से 1.5 करोड़ हो जाता है। यदि कोई एमएस या एमडी करता, पोस्ट ग्रेजुएट करता, तो उसका खर्च लगभग 3 करोड़ चला जाता है। और कोई सुपर स्पेशलिस्ट यदि निजी चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सुपर स्पेशलिटी कंप्लीट करता तो उसकी उस पर शिक्षा का खर्च 5 करोड़, चिकित्सा शिक्षा का खर्च मोटे तौर पर 5 करोड़ चला जाता है। इसके प्रमाण है, प्रमाणिक बात है। ऐसी परिस्थिति में जब कोई चिकित्सक मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलता है तो वो चिकित्सक नहीं रहता, वो चलता फिरता शोरूम होता है। और वो चलता फिरता शोरूम होगा तो निश्चित तौर पर फिर बाद में उस पर उंगली उठाना और उसके लूटने की बात करना और बाकी चीजों की बात करना, जिस अनुपात में उसकी शिक्षा पर खर्च होता है उसी अनुपात में उसके परिवार की भी अपेक्षाएं रहती है और उस चिकित्सक की खुद से भी अपेक्षाएं रहती है। मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि मोहन भागवत जी की जो चिंता है बेहद सार्थक, तथ्यपरक और समाजित की है। यदि आपको चिकित्सा क्षेत्र में सस्ती, सुलभ और आसान चिकित्सा चाहिए तो बहुत आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपने जो उठाया, बहुत मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा शिक्षा को आपको निःशुल्क करना पड़ेगा या न्यूनतम शुल्क पर लाना पड़ेगा। और निजी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इन पर अंकुश लगाकर सरकार उनको अनुदान दे दे। लेकिन इतने भारी भरकम पेमेंट के साथ और इतनी भारी भरकम फीस के साथ जो चिकित्सा शिक्षा हो रही उसकी बंदिश होना चाहिए, वरना समाज का एक स्वरूप बेहद खराब आएगा जिसमें चिकित्सक वर्सेस समाज आमने सामने होंगे और दोनों एक अपेक्षा के आधार पर सही होगा और एक अपने उद्देश्य के आधार पर सही होगा और दोनों गलत नहीं होंगे। और जब दो गलत लोग नहीं लड़ते हैं तो ऐसे में लड़ाई समाज में कभी भी ना समाज इस लड़ाई को बंद कर सकता है, ना कानून ना अदालत उस लड़ाई को बंद कर सकती है। बहुत गहरी और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर साहब आपने जी कि जब शिक्षा पर इतना खर्च हुआ, इतनी महंगी पढ़ाई आपने की, आप डॉक्टर बने, तो फिर आपने भी कहीं ना कहीं से लोन लिया होगा, किसी ना किसी तरह से उस पढ़ाई के लिए अरेंजमेंट किया होगा, तो वो आपको भी पे करना है। और ये एक आईना दिखाने का काम किया है डॉक्टर साहब आपने। लेकिन चूंकि हम इस दौर में हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज डॉक्टर, और ये भी है कि डॉक्टरों की कमी को लेकर हम जो गाना गाते हैं, क्यों ना होगी डॉक्टर की कमी। भाई 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए पढ़ाई के लिए निकालना, एक गरीब बच्चा या एक ऐसा स्टूडेंट जो अपने परिवार को ही मुश्किल खाना खाते हुए देख पा रहा है, उसके लिए कैसे मुमकिन हो पाएगा? वो ख्वाब ही ख्वाब रह जाएगा बस उसका। तो ये तो है हकीकत। जी मैं यही कहना चाहूंगा कि यही कारण है कि हिंदुस्तान से बहुत सारे बुद्धिजीवियों और खासकर चिकित्सक लोग दूसरे देशों में माइग्रेट कर जाते हैं क्योंकि उनका जो फाइनेंशियल टारगेट होता है, पहला फाइनेंशियल टारगेट उन्होंने जो खर्च किया माता पिता का वो, फिर खुद की अपेक्षाओं का टारगेट, फिर बच्चों के भविष्य का टारगेट, फिर खुद के घर परिवार कारोबार का टारगेट और खुद की स्वास्थ्य के साथ साथ बुढ़ापे में सुरक्षा का टारगेट। ये आसान विषय नहीं है। इस विषय पर मैं समझता हूं कि एक बार एक अलग से यदि आप परिचर्चा रखते हैं तो इस बारे में खुलकर हम बात करेंगे। मैं सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ चिकित्सक हूं। आज मुझे किसी भी प्रकार की किसी को मदद करने में किसी भी प्रकार की हिचक नहीं होती क्योंकि मुझे मालूम है मेरी फीस मात्र 10 साल में 8-8.5 साल में 1.25 लाख रुपए लगी थी। लेकिन आज का परिदृश्य देखिए, आज के परिदृश्य में हर महीने की फीस उसके 1.25 लाख है और यदि उसके 7 साल की पढ़ाई है तो आप जोड़ लीजिए 1.25 लाख न्यूनतम बता रहा हूं किसी भी मेडिकल कॉलेज की फीस महीने के साथ। जी सूरी साहब, ये जो जड़ पकड़ी है डॉक्टर साहब ने, ये हर पेशे में लागू हो रही है मुझे लगता है कि पढ़िए अपना पैसा खर्च करिए। जी नहीं, इसमें ना मेडिकल कॉलेज में कुछ गलती, इसमें ये तो बात सही है एकदम क्योंकि लूट है उसमें। हाँ, इसमें मैं ये वर्ड लूट यूज कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सही है या नहीं है देखते हैं। लेकिन इसमें सरकार की कुछ कमी है। जैसे देवी शेट्टी, डॉक्टर देवी शेट्टी को सब जानते हैं, उन्होंने कहा था
कि जब एमसीआई इंस्पेक्शन करने आता है तो वो बोलता है 5 साल के आपकी बिल्डिंग दिखाइए, जबकि पहले साल शुरू कर रहे हो आप तो 1 ही साल की बिल्डिंग होनी चाहिए। तो मैं क्या है 100 करोड़ रुपए खर्च करता हूँ 5 साल की बिल्डिंग के लिए। हाँ, तो क्यों ना उसको शिथिल किया जाए कि पहले साल में पहले साल की बिल्डिंग, दूसरे साल में तो कम से कम आंशिक रूप से वो पूरा बोझ जो 5 साल का है और उसका इंटरेस्ट बच्चे के ऊपर ना ट्रांसफर किया जाए। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि ये लूट कर रहे हैं, ये लूट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारी तरफ से भी गलत हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर मुझे लगता है कि बहुत गहन विचार की आवश्यकता है। मोहन भागवत साहब ने एक लाइन दी है और उस पर विशेष तौर पर चर्चा की जरूरत है। आप सभी अपने अपने सेक्टर में बहुत ही बड़ा नाम है और आप बुद्धिजीवी हैं और आप लोग भी इस चीज़ों को लेकर अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो मुझे लगता है कि जो आने वाला भविष्य है, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए राह आसान हो जाएगी और हम किसी भी पेशे को फिर व्यवसायीकरण के तौर पर शायद ना देखें, क्योंकि हालात तब तक सुधरे। तो हमें सबको ही मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता और इससे ज्यादा सरकारों को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आवाज उठा सकते हैं, काम सरकारों को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पालीवाल साहब जुड़े हुए थे, सूरी साहब जुड़े हुए थे, मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर हर समय पर चर्चा होती है, अलग अलग समय पर हम भी अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन जब बात होती है कि अच्छी शिक्षा मिले तो उसको लेकर कई सारे पॉइंट्स हैं जो इस चर्चा में हमने निकाले हैं, बात करने की कोशिश की है। सारी चीजें आकर पैसे पे रुकती हैं। पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, कहीं और आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं वहां पर पैसा चाहिए, इलाज चाहिए अच्छा तो पैसा चाहिए। अरे गरीब आदमी तो अफोर्ड कर नहीं पाएगा, उसे तो पता नहीं किडनी अपना लिवर सब बेचना पड़ेगा, और अगर यही स्थिति अगर उसके सामने है तो वो सरकारी अस्पताल का रुख करेगा। सरकारी अस्पताल जहाँ जेनरिक मेडिसिन ही कभी कभी अवेलेबल नहीं होती है, डॉक्टरों को ढूंढना पड़ता है, नर्सों को ढूंढना पड़ता है। तो ये स्थिति है। इन चीजों को दुरुस्त करने के लिए सरकारों को पहल और एक्शन मोड पर आकर पहल करनी पड़ेगी, तब जाकर एक डॉक्टर करोड़ों वाला डॉक्टर नहीं बनेगा, और वो जब करोड़ों वाला डॉक्टर नहीं बनेगा तो करोड़ों निकालने की भी कोशिश नहीं करेगा, या तो फिर दूसरे देश भागने की कोशिश नहीं करेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको बेहतर तरीके से समझने की और इन पर इंप्लीमेंट करने की, एक्शन मोड पर आकर काम करने की आवश्यकता है। वरना आगे आने वाले समय पर आप और हम इलाज के बारे में सोचेंगे, शक करेंगे कि कौन से हॉस्पिटल में जाया जाए, कौन कम पैसे लेगा, कौन अच्छा इलाज देगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।